आखिर क्यों फ्लिपकार्ट ने अक्वायर किया वॉलमार्ट इंडिया के होलसेल बिजनेस को। सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के होलसेल सेगमेंट को क्यों अक्वायर किया है। इस पूरी बिजनेस डील की केस स्टडी हम करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं आप लोगों को मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये केस स्टडी रिसेंटली हुई है, कल ही हुई है, और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये स्टेप लिया गया है और इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसके पीछे इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी। तो हमारा केस ये है कि फ्लिपकार्ट acquires 100% stake in Walmart India Private Limited to launch Flipkart Wholesale। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये टर्म acquire के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। acquire का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स कोई कंपनी खरीद लेती है तो उसे हम कहते हैं एक्वायर करना या फिर एक्विजिशन करना। ओके, तो फ्लिपकार्ट ने 100% स्टेक खरीद लिया है वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, और वो लॉन्च करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट होलसेल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वॉलमार्ट का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो भी आप लोग पहले जान लीजिए ताकि ईजिली समझ सकें पूरी केस स्टडी को। तो हमारा वॉलमार्ट जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फिजिकल रिटेलर है, और इंडिया में ये बेस्ट प्राइस नाम के स्टोर्स को ऑपरेट करता है जो कि कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं। ओके, तो ऐसे इंडिया में 28 बेस्ट प्राइस नाम के कैश एंड कैरी स्टोर्स हैं वॉलमार्ट के। तो वॉलमार्ट जो है फिजिकल रिटेलर है, यानी इनके कई सारे हाइपर मार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टोर्स इनके होते हैं फिजिकल रिटेलर के। तो फिजिकल रिटेलर का आई होप कि आप लोगों को मतलब समझ आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे टर्म की जो है कैश एंड कैरी। मतलब बेस्ट प्राइस जो है वो कैश एंड कैरी स्टोर है, यानी जो नॉर्मल स्टोर्स होते हैं हमारे बिग बाज़ार जैसे या फिर स्पेंसर्स, इस तरह के जो नॉर्मल स्टोर्स हैं वहाँ पर तो कोई भी कंज्यूमर जाके कोई भी चीज़ ले लेता है, खरीद लेता है, और उसका बिल उसे मिल जाता है, चीज़ उसे मिल जाती है। बट बेस्ट प्राइस स्टोर में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बेसिकली जो रिटेलर्स हैं हमारे, उनके लिए ये स्टोर है, वो जो है यहाँ से होलसेल में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और फिर अपनी शॉप्स में या फिर स्टोर्स में जाकर बेचते हैं। तो रिटेलर्स यहाँ पर हमारे होलसेल में चीज़ों को खरीदेंगे और जाकर अपने रिटेल बिजनेस में बेचेंगे। ये डिफरेंस है बेस्ट प्राइस में और बाकी के स्टोर्स में। तो कैश एंड कैरी का यही मतलब होता है कि जहाँ पर जो है चीज़ों को आप कैश से खरीदते हैं एंड देन अपने साथ कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिटेलर चीज़ों को होलसेल में खरीदता है, यानी कैश से खरीदता है, और अपने साथ अपनी रिटेल वाली शॉप में बेचने के लिए कैरी कर लेता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि होलसेल और रिटेलर में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि B2B और B2C मॉडल्स का मतलब क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो B2B मॉडल और B2C मॉडल के बारे में हम जानते हैं।
B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, होलसेल मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को चीज़ें जो हैं सेल करते हैं। ओके, सेल करेंगे हम किसको? डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को। यानी अभी हम कस्टमर तक यहाँ नहीं जा रहे हैं। होलसेल बिजनेस में कस्टमर से हम डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, बल्कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को सेल कर रहे हैं। यानी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिटेल में क्या होता है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर देंगे चीज़ें। कस्टमर यानी जो एंड यूज़र हुआ उसको। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिटेल बिजनेस, यानी B2C, बिजनेस से कंज्यूमर तक, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, इसी को हम कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया कि B2B में हम सेल करेंगे एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की ओर। यहाँ पर हम कस्टमर तक नहीं पहुँचेंगे, अभी फिलहाल डायरेक्टली कस्टमर तक हम सेल नहीं करेंगे चीज़ें, और यहाँ पर हम एंड यूज़र यानी कस्टमर तक डायरेक्टली सेल करेंगे B2C मॉडल में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसा फ्लिपकार्ट ने क्यों किया है। तो देखिए, हमेशा क्या होता है कि अगर दो तरह की कंपनीज हैं हमारे पास, तो दोनों के पास अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। लेकिन फिर एक कंपनी, ये दोनों ही कंपनी सोचती हैं कि अगर वो साथ मिलकर काम करें, अपनी साइनर्जी बनाकर काम करें, तो उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ सोचकर फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को अक्वायर किया और अपनी साथ मिलकर एक नई ब्रांच खोली, जो कि है फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से। तो देखिए, यहाँ पर केस ये है कि फ्लिपकार्ट हमारा एक डिजिटल रिटेलर है, यानी इसकी सारी सर्विसेज हमें डिजिटली ऑनलाइन देखने को मिलती हैं। वॉलमार्ट वहीं हमारा फिजिकल रिटेलर है, यानी इसकी सारी फिजिकल रिटेल शॉप्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब ये दोनों मिलकर अपनी क्वालिटीज़ को मिलाकर लॉन्च करेंगे फ्लिपकार्ट होलसेल। तो फ्लिपकार्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं कि हमें यहाँ से मिलेगा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक्सपीरियंस। जो भी फ्लिपकार्ट का पूरा सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाएगा। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि पूरी चेन जो होती है, पूरा प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, फिर होलसेलर से रिटेलर तक, और रिटेलर से कस्टमर तक यानी कंज्यूमर तक। तो ये जो पूरी चेन है इसे हम कहते हैं सप्लाई चेन। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। तो ये पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्लिपकार्ट के पास। देन इसके पास है डिजिटल एक्सपीरियंस, यानी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट के पास, क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो वहीं वॉलमार्ट के पास क्या एक्सपीरियंस है, वो ये है कि रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वॉलमार्ट के पास। रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स देकर, या फिर उनमें कई सारे कूपन्स देकर, ऑफर्स देकर, डिस्काउंट्स, सेल्स, इन सब को देकर फिजिकल रिटेल में चलाते हैं उन सब प्रोडक्ट्स को, उनको आप प्रमोशन करते हैं अपनी फिजिकल रिटेल शॉप पर, तो हम उसे कहते हैं रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग। तो अब इन दोनों ही एक्सपीरियंसेस को अगर हम मिला देंगे, यानी हम डिजिटल एक्सपीरियंसेस और फिजिकल एक्सपीरियंसेस को मिला देंगे, तो हम बना देंगे फ्लिपकार्ट होलसेल। यानी फ्लिपकार्ट होलसेल इन दोनों की क्वालिटीज़ को मिक्सअप करके एक नया ब्रांच खोलने जा रहा है, जिससे ये मार्केट में मौजूद और भी जो लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है, जैसे कि हमारा जियो मार्ट है, अमेज़ॉन का जो B2B मार्केट सेगमेंट है, देन मेट्रो, कैश एंड कैरी, उड़ान, इन सब जैसे जो स्टोर्स हैं, B2B सेगमेंट्स हैं, उनको कॉम्पीट करने के लिए, उनके होलसेल बिजनेस को कॉम्पीट करने के लिए
फ्लिपकार्ट ने ये स्टेप बेसिकली लिया है ताकि वो होलसेल बिजनेस में अपनी पकड़ बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे सके, टक्कर की लड़ाई हो सके एक तरह से जियो मार्ट से, अमेज़न से, इन सब से एक अच्छा कंपटीशन हो सके। इसलिए फ्लिपकार्ट ने बेसिकली ये डिसीजन लिया है। तो अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ इस डील के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, मेन इम्पैक्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो यही मेन मोटो है, यही इफ़ेक्ट है कि जो फ्लिपकार्ट होलसेल है वो B2B सेगमेंट के, होलसेल सेगमेंट के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कॉम्पीट करना चाहता है और अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाना चाहता है। नेक्स्ट जो है वो फ्लिपकार्ट होलसेल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ MSMEs एंड किराना रिटेल स्टोर्स करेगा। तो किराना रिटेल स्टोर्स और MSMEs जो हैं हमारे, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये काफ़ी ज़्यादा इनका बिजनेस अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये जब फ्लिपकार्ट होलसेल आ जाएगा तो इससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ये लोग डायरेक्टली अपने होलसेल गुड्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद पाएंगे और इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होगी कहीं, ऑनलाइन ही इन्हें सारे गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे, क्योंकि जियो मार्ट भी यही करने वाला है अपने B2B होलसेल सेगमेंट में। तो अब जैसा कि फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल जैसे ही लॉन्च किया है तो इससे मार्केट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। अब क्या होगा कि सारे ही जो कंपनीज हैं होलसेल सेगमेंट की, वो कंपटीशन को अपनी ओर करने के लिए क्या करेंगी कि काफ़ी अच्छे प्राइजेस देंगी कस्टमर्स को, जो भी उनके रिटेल शॉप्स के, किराना स्टोर्स के या MSMEs के कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स लेके आएंगे। ये लोग इनोवेशन का यूज़ करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, मतलब कम से कम प्राइस, हर कंपनी एक दूसरे से कम प्राइस देना चाहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किराना स्टोर वाले लोग हैं वो उनके पास आ सकें। कस्टमर रिटेंशन पे ये लोग काम करेंगे और कस्टमर लॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए अपनी सर्विसेज को और भी अच्छा करेंगे ताकि कंपटीशन में ये जीत जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास पहुँचें अपनी चीज़ें खरीदने के लिए और कंपनी का फ़ायदा हो सके। तो फ्लिपकार्ट ने जब वॉलमार्ट को जैसे ही खरीदा वो इस सेगमेंट में एंट्री मारने वाला है और अपनी पकड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की सोच रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसा असली में होने जा रहा है या नहीं। फिलहाल मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि इन इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के CEOs कौन हैं, क्योंकि ये इस समय न्यूज़ में है और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लिपकार्ट के जो हमारे CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। ओके, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वॉलमार्ट के जो CEO हैं वो हैं समीर अग्रवाल। और फिलहाल अभी फ्लिपकार्ट होलसेल को जो हेड करने वाले हैं वो हैं आदर्श मेनन। तो फ्लिपकार्ट होलसेल जो है अगस्त से अपने काम पे लग जाएगा, अवेलेबल होगा और ये बेसिकली अभी ग्रोसरी और फैशन सेगमेंट में अपनी स्टार्टिंग करने जा रहा है MSMEs और किराना रिटेल स्टोर्स के लिए। तो आई होप कि ये जो केस स्टडी थी पूरी वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और अगर आई है तो अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट्स या शेयर मार्केट्स से रिलेटेड भी क्लासेस आपको कराऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। Till then, goodbye, take care and happy learning!